अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। यह जो नारा है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक को ही जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जो है वो जाना जाता था और इन्हीं के द्वारा जो है आपका केसरी और महर्ता, ये जो आपके दो समाचार पत्र थे ना, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो वो शुरू किए गए थे। और ये दोनों जो समाचार पत्र है ना, ये आपका 1881 में जो ये प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है ना, वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण नारे के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आराम हराम है, यह जो नारा है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का जो नारा, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का जो नारा, ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का जो नारा है, ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जय जवान जय किसान का जो नारा है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का जो नारा, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो नारा, ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ना, ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज का जो नारा, ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और पूर्ण स्वराज की भी जो मांग है, ये आपका 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है आपका जिसकी अध्यक्षता जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग भी जो वो की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो नारा है ना, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का जो नारा, ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, ये जो नारा है ना, ये आपका इकबाल के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप, ये जो कहां पर आयोजित किया जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो एनालिसिस देखते हैं ना, उसका आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो जरूर देखा कीजिए। तो देखिए, 2023 का जो आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप है, ये आपका भारत में 5 अक्टूबर 2023 से आयोजित किया जाएगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि आपका ओडीआई का जो वर्ल्ड कप होता है ना, ये आपका प्रत्येक 4 साल में जो है आयोजित किया जाता है। तो 2027 का जो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो देखिए 2027 का जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये आपका 2019 में हुआ था, जो कि आपका इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था और उपविजेता जो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप, ये जो कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2022 का जो आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए, इसका जो विजेता टीम रहा है, ये आपका इंग्लैंड देश रहा है। और सबसे ज्यादा जो रन है ना, यानी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो रन है, ये भारत के बल्लेबाज विराट कोहली के द्वारा मारा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि तराइन का पहला युद्ध, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, ये भी जो प्रश्न है ना, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध है, ये आपका 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। जिसमें इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो वो विजयी रहा था और मोहम्मद गौरी को जो है इस युद्ध में जो हार का सामना करना पड़ा था। तो 1191 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तराइन का द्वितीय युद्ध, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ना, ये आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान, जिनका अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय भी है, और ये जो आपका मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है वो हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध में जो है वो जीत गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका तराइन का मैदान है ना, ये कहां पर स्थित है। तो ये आपका हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है ना, ये कब तक रखा गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत देश को जो है 2025 तक पूर्ण रूप से जो है टीबी उन्मूलन यानी टीबी मुक्त का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी, इस पुस्तक को जो है ये आपका माइक गेल के द्वारा लिखा गया है। तो माइक गेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है कहां पर की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज से जो है अब तक आपके 3 बार जो यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर के द्वारा बंबई में जो है 31 मार्च 1867 को जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो वो की गई थी। तो कहां पर किया गया था। तो बंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रार्थना समाज को जो है किस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो आपका लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल
एक ही भगवान की पूजा करने के उद्देश्य से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उड़ीसा में राजा परवा यानी राज पर्व त्योहार जो है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए राजा पर्व त्योहार की बात कर ले तो इसे जो है मिथुन संक्रांति के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये आपका उड़ीसा में धरती माता को जो है मासिक धर्म आने के जश्न में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ना ये आपका 3 दिनों के बीच जो है धरती माता मासिक धर्म से जो वो गुजरती है और चौथे दिन जो है वो आपका शुद्धिकरण स्नान का जो दिन होता है। तो अगर पूछा जाए कि राजा पर्व जो त्योहार है ये कितने दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है तो ये आपका 4 दिनों तक जो वो मनाया जाता है। और ये जो राजा पर्व त्योहार है ना ये प्रतिवर्ष आपका जून के मध्य महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता था कि अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अप्रैल 2022 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये डॉक्टर मनोज सोनी को जो वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर मनोज सोनी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूपीएससी का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर बात कर ले यूपीएससी की स्थापना ये जो है कब हुई थी तो ये आपका 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का जो मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और यूपीएससी के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सर रॉस बेकर थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यूपीएससी का भाग और अनुच्छेद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 14 के अंतर्गत और अनुच्छेद 315 से 323 में जो है एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुंग चोलम ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए पुंग चोलम या फिर थांगटा ये सब जो आपके मणिपुर राज्य के लोक नृत्य हैं। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ना वो कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात करें 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है कितना रहा था तो ये आपका 933 रहा था। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो 933 थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका पुडुचेरी रहा था। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले तो फिर आपका पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और पुडुचेरी का जो आपका लिंगानुपात है ना ये आपका 1037 रहा। सबसे कम लिंगानुपात की बात कर ले तो सबसे कम जो लिंगानुपात है ना ये आपका दमन और दीव का रहा था जो कि 618 रहा था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछ दिया जाए तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ये आपका 877 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सोनल मानसिंह है ना ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था तो देखिए सोनल मानसिंह को जो है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें नवंबर 2019 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले यानी 2001 से लेकर 2011 तक सबसे ज्यादा जो है वो रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ना ये आपका मेघालय राज्य का रहा था। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कितने परसेंट रहा था जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का तो ये आपका 27.95% रहा था। वहीं अगर बात कर ले सबसे कम दशकीय वृद्धि दर ये जो किसका दर्ज किया गया था किस राज्य का दर्ज किया गया था तो देखिए सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर है ना ये आपका नागालैंड राज्य का जो वो दर्ज किया गया था जो कि -0.5% जो है वो दर्ज किया गया था। यहाँ से एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका जो है नकारात्मक में रहा था तो ये नागालैंड राज्य का जो वो नकारात्मक यानी निगेटिव में जो है वो आपका रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2001 से 2011 तक यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत का जो है कितना परसेंट रहा था तो ये आपका 17.7% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है ये किस अधिनियम में की थी। तो देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इस समय जो है ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये जो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को जो है आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे जो आपका प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि नामक योजना भी जो है वो कहा जाता है। और इस योजना को जब वो शुरू किया गया था तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये जो कब शुरू किया गया था तो ये कोविड-19 के समय जून 2020 में जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद अमजद अली खान है ना, ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो अमजद अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 32 से 35 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 32 से 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 32 से 35 है, एक आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए मौलिक अधिकार का जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और ये आपका भाग 3 में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में जो आपका मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, वो आपका 7 था। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है। एक आपका जो 7वां जो मौलिक अधिकार था जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, और इसे जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार ये जो है किसमें रखा गया है, तो इसे जो भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में ये आपके 6 मौलिक अधिकार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन राज्य सूची से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूची आते हैं, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन में बैंक, रेलवे, कृषि और वन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कृषि यानी जो एग्रीकल्चर आता है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा बौद्ध यूनिवर्सिटी ये जो आपका बिहार में है। तो देखिए ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये आपका बिहार में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है ये किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो वो प्रदान की थी। तो 1765 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये जो किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। तो 1 मई 2016 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोपण कृषि यानी जो आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ना, ये कहाँ पर मुख्यतः किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका रोपण कृषि होता है जिसमें आपके चाय वगैरह आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बड़ौदा में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय को जो है ये किस संशोधन के द्वारा जो है इसे संशोधित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देश का जो पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन जो विश्वविद्यालय है ना, ये आपका गुजरात बड़ौदा में स्थित है और इसे जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के द्वारा जो है इसे संशोधित किया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम ये जो लाइपेज है ना, ये किसके द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वसा का जो पाचन है ना, ये आपका लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और लाइपेज एंजाइम का जो स्रावन है ना, ये आपका अग्नाशय में होता है। तो अग्नाशय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हीराकुंड बांध परियोजना ये जो है किस नदी पर बनी है। और कुछ बच्चों ने बताया कि पूछा गया था कि हीराकुंड कैप्टिव पावर प्लांट ये जो है कहां पर स्थित है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग हीराकुंड बांध परियोजना की बात कर ले तो ये आपका जो है
महानदी पर निर्मित है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा अगर ये पूछा गया था। अगर ये पूछा गया था कि हीराकुंड कैप्टिव पावर प्लांट ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में हीराकुंड के पास स्थित है। तो इसमें जो आपका उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है